तो वेलकम बैक गाइस। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। तो हम इसमें कूलम्ब्स लॉ के बारे में पूरी डिटेल में इसको जानने की कोशिश करेंगे कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, क्या जो कूलम्ब्स लॉ है वो हमको बताता है, और कैसे कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम जानेंगे। एक कूलम्ब चार्ज की डेफिनेशन हमने इस कूलम्ब्स लॉ से कैसे निकाली, और बहुत सारी चीजें हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात, वीडियो को प्लीज कंप्लीट देखें। आप मेरी वीडियो देखते हैं या किसी और एजुकेटर की वीडियो देखते हैं, वीडियो को कंप्लीट देखा करिए, जिससे कि आपको नॉलेज पूरी मिले उस टॉपिक में, उस टॉपिक के बारे में आपको पूरी नॉलेज मिल जाए। ठीक है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा कूलम्ब्स के बारे में कि कैसे उन्होंने चार्ज को मेजर किया था। क्योंकि जिस टाइम पे उनने कूलम्ब्स ने ये लॉ निकाला था, या फिर जो उनने एनालिसिस करी थी इसकी, उस टाइम पे चार्ज को मेजर करने का कोई तरीका नहीं था। तो कैसे उनने चार्ज को मेजर किया वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। हाँ, और एक छोटी सी बात, मैंने यहाँ पे आपके लिए छोटी छोटी नोट्स बना रखी है, तो नोट्स आप लिख सकते हैं बहुत सारी। जैसे स्लाइड ये देखिए, ये स्लाइड मैंने पूरी नोट्स की तैयार कर रखी है, 2 स्लाइड या फिर 3 स्लाइड। तो आप स्लाइड से डायरेक्टली छोटी छोटी चीजें लिख सकते हैं, अपने लिए कॉपी कर सकते हैं नोट्स। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या है। कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बताता है? कूलम्ब्स लॉ हमको बताता है कि दो चार्ज के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर रिपल्सन है, वो कैसे पता चलेगा, उसका मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है। जैसे कि पहले एक बार पेन सेलेक्ट कर लेते हैं हम, जैसे कि हमेशा मैं पेन सेलेक्ट करना भूल ही जाता हूं। देखिए, तो जैसे मान लो सपोज मेरे पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। तो मुझे पता है कि ये दोनों सेम चार्ज हैं, तो सेम चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने से क्या होगा, इनकी इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सन का फोर्स होगा। ठीक है, अट्रैक्शन का फोर्स नहीं होगा, रिपल्सन का फोर्स होगा। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पे अगर नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में भी क्या लगेगा, फोर्स जो लगेगा वो रिपल्शन का लगेगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे जानते हैं वो हम अभी बताते हैं। तो अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो गया और एक चार्ज नेगेटिव हो गया, तब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है। तो जो इनके बीच में फोर्स की डायरेक्शन होती है, वो हम चार्जेस के नेचर से पता कर सकते हैं कि अगर चार्जेस का नेचर कैसा है। अगर दोनों सेम चार्ज हैं, मतलब कि सेम नेचर के चार्जेस हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। अगर दोनों चार्ज डिफरेंट है, नेचर डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, देखो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है दो चार्जेस के बीच में, ठीक है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के प्रोडक्ट के। ठीक है। अगर मान लो पहला चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, तो इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब इनके मैग्नीट्यूड, इनके चार्जेस का प्रोडक्ट क्या होगा, Q1 Q2। तो जो फोर्स इनके बीच में लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 की। ठीक है, एक चीज तो हमें ये पता है। दूसरा क्या होता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेकली लिख लिया है, इसको 1/r² कर देना। ठीक है, ये r² नहीं होगा, ये 1/r² होगा। मतलब कि जो फोर्स लगेगा वो इनके बीच में, अगर मान लो एक चार्ज यहाँ पे है, दूसरा चार्ज यहाँ पे, Q1 चार्ज यहाँ पे है, Q2 चार्ज यहाँ पे है, तो इनके बीच की डिस्टेंस है r। ठीक है। तो इस r, जो r डिस्टेंस है, जो दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि 1/r² होगा, सिर्फ r² नहीं होगा, 1/r² होगा। ठीक है। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, देखिए यहाँ पर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूं, तो जो प्रोपोर्शनलिटी है उसको हमने एक कांस्टेंट से रिमूव करा, K कांस्टेंट लगा दिया हमने, और Q1 ओवर Q2 ओवर r²। ठीक है, r² r मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिख लिया। ठीक है। तो जो ये कांस्टेंट होता है इसे कूलम्ब्स कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है, जो यहाँ पे ये
कांस्टेंट निकल के आ रहा है के हमारा जो कूलम्स कांस्टेंट है, ठीक है। इसको आगे कैसे लिखते हैं वो मैं अभी बताता हूं। तो फोर्स आपको समझ में आ गया ना, फोर्स कैसे हम डिफाइन करते हैं। एक बार दोबारा हम इसको देख लेते हैं अच्छे से। देखिए अगर क्या है, दो चार्जेस हैं Q1, दूसरा चार्ज है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस है R, ठीक है। तो जो फोर्स होगा इनके बीच का फोर्स वो होता है क्या, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, मतलब इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। दूसरा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, मतलब कि उनकी जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब मैं इनको कंबाइन करूंगा तो ये हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 ओवर Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। ये चीज हो गई। अब दोबारा अगर मेरे को फोर्स को रिमूव करना है, अगर मतलब प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करना है, तो मैं क्या लगाऊंगा, एक के कांस्टेंट लगाऊंगा, Q1 ओवर Q2 ओवर R स्क्वायर। ये चीज जो होती है ये होता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ यही चीज होती है, ठीक है। कूलम्स लॉ कोई डिफरेंट चीज नहीं है, यही है कूलम्स लॉ बताता है दो जो चार्जेस होता है उनके बीच का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको बताने के लिए हम इस कूलम्स लॉ का यूज करते हैं, ठीक है। तो के जो हमारा कांस्टेंट था उसकी वैल्यू मैंने इससे पहले आपको दिखा दी थी। के की वैल्यू क्या होती, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। इस के को हम ऐसे भी लिखते हैं, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की, और इसकी वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन नॉट की 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है। अब हमको पता है, देखो मैंने तुमको बता दिया था कि फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड तो हमको इससे पता चल जाएगा। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड दो चार्जेस के बीच का मैग्नीट्यूड बताते हैं। इसको अगर वैसे करेक्टली लिखूं तो यहाँ पे ये लिखते हैं, यहाँ पे एक मॉड लगा देते हैं, Q1 और Q2 के यहाँ पे एक मॉड लगा देते हैं। तो इससे हमको क्या पता चल जाता है, डायरेक्टली हमको मैग्नीट्यूड पता चल जाता है। तो ये चीज तो हमको मैग्नीट्यूड अब पता है, फोर्स की क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड तो फॉर्मूले से पता चल गया। जो डायरेक्शन थी, डायरेक्शन मैंने तुमको कैसे बताया, कैसे पता चलेगा कि अगर सेम नेचर के चार्जेस होंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इन पे। अगर सेम नेचर के चार्जेस तो ये रिपल्शन का फोर्स होगा, अगर सेम नेचर होगा। अगर अपोजिट नेचर होगा, पॉजिटिव और निगेटिव होंगे, तो ये अट्रैक्शन का यहाँ पे अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। इससे हम क्या बता सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं। ये चीज मैंने नीचे वही लिखी है। अब ये जो चीज है ये है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कैसे इसको हम डिनोट करते हैं, हमने ये बताना है, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो वेक्टर फॉर्म अगर हम लिखने तो देखो ये है ओरिजिन O, इस ओरिजिन से किसी r1 डिस्टेंस पे, ठीक है। ये r1 क्या है, ये वेक्टर है, ठीक है। ये मैंने बोल्ड लेटर्स में लिखा है तो उसको डायरेक्टली तो वेक्टर मान लेना। जो r1 क्या है, r1 डिस्टेंस पे Q1 चार्ज है, ठीक है। और r2 डिस्टेंस पे हमारा क्या है, Q2 चार्ज है। r1 डिस्टेंस पे Q1 चार्ज है, r2 डिस्टेंस पे Q2 चार्ज है। तो Q1 और Q2 के बीच का जो वेक्टर होगा उसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे हम ट्रायंगल लॉ से। ट्रायंगल लॉ हमने पढ़ा था 11th में, ठीक है। अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो कमेंट करके बता दो नीचे, ट्रायंगल लॉ पे एक वीडियो बना दूंगा। तो R21 क्या होगा, R21 वेक्टर होगा Q1 से Q2 की तरफ। Q1 से Q2 की तरफ जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, R21। और Q2 से Q1 की तरफ जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, R12, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, देखो R21 क्या है, Q1 से Q2 की तरफ वेक्टर है, और R21 क्या है, Q1 से Q2 की तरफ वेक्टर है, और R12 क्या है, Q2 से Q1 की तरफ वेक्टर है। तो ये हमारे पास यहाँ पे, अब देखो इसको ट्रायंगल लॉ से हम R21 को कैलकुलेट कर लेंगे, R2 माइनस R1 कैलकुलेट कर लिया, ठीक है।
हमको डिस्टेंस मिल गई, Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब मान लो सपोज ये चार्ज क्या है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों चार्ज पॉजिटिव है। जब दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इनके बीच का जो फोर्स लगेगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेक्टर फॉर्म में उसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, उसको लिखने के लिए देखो तरीका क्या होता है, R21, पहले R21 लिख लेते हैं। R21 क्या होगा, R2 माइनस R1। ठीक है, ये हो गया। R12 क्या हो गया, R12 जो वेक्टर होगा, R12 जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, R1 माइनस R2। ठीक है, समझ गए, R21 और R12 वेक्टर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब इनके जो यूनिट वेक्टर होंगे, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, R12 यूनिट वेक्टर क्या होगा, जो कंप्लीट वेक्टर होगा R12 ये वेक्टर अपॉन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, यही होता है, जो वेक्टर होता है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो R21 और R12 इसका यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, R12 वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, समझ में आ गया ना, ये R12 है यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमको दो चीजें पता चल गई, यूनिट वेक्टर पता चल गई। अब अगर मेरे को F21 कैलकुलेट करना है, F21 कैलकुलेट करना है तो वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, F21 कैसे लिखेंगे, पहले तो वही चीज आ जाएगी, क्या, जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड किससे देना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R21। ठीक है, इसका स्क्वायर, R21 का स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, अभी ये वेक्टर नहीं लिखा है, ये मैग्नीट्यूड है, R21 जो है ये मैग्नीट्यूड है। और यहाँ पे आप डायरेक्शन के लिए क्या लिख देंगे, R21 यूनिट वेक्टर, जो R21 हमने ये यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर रखा है ये। ठीक है, समझ गए। तो हमारे पास F21 क्या आया है, F21 हमारे पास आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R21 स्क्वायर और R21 यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर सिमिलरली मैं F12 कैलकुलेट करूं, F12 कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा क्योंकि चार्जेस हमारे सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, मैग्नीट्यूड जो है डिस्टेंस का वो सेम है। Q1 Q2 ओवर R12 का स्क्वायर और यहाँ पे यूनिट वेक्टर R12 ये लग जाए। ठीक है, अब एक चीज हमको पता है कि जो ये R21 वेक्टर है और माइनस R12 ये होता है। ठीक है, ये वेक्टर क्या है, इनकी सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड इनका सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। तो मैं F21 को कैसे लिख सकता हूं, माइनस F12 ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो जो कूलम्स लॉ है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार क्या होना चाहिए, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन होना चाहिए बट अपोजिट डायरेक्शन, देयर शुड बी ऑलवेज अ रिएक्शन टू अ एक्शन। ठीक है, एक्शन का हमेशा क्या होना चाहिए, रिएक्शन होना चाहिए। तो F21 और F12 मैंने दोनों कैलकुलेट कर लिए। तो ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों जो चार्जेस होंगे, ये जो सपोज ये जो चार्जेस थे इनके बीच का वेक्टर हम ढूंढते हैं, Q1 और Q2 के बीच का हमने वेक्टर ढूंढा, R21 हमने ढूंढा, वेक्टर ढूंढ लिया। वेक्टर ढूंढने के बाद हमने एक यूनिट वेक्टर लिखा। ठीक है, R21 उस डायरेक्शन में हम क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकालते हैं। बस यूनिट वेक्टर निकालने के बाद लास्ट में हम फोर्स के साथ यूनिट वेक्टर भी लगा देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, ये लगाया ना मैंने यूनिट वेक्टर, इससे क्या हुआ, डायरेक्शन भी स्पेसिफाई हो जाती है। तो वेक्टर फॉर्म यही है कूलम्स लॉ का। ठीक है, इसको एक थोड़ा डिफरेंट तरीके से और लिखते हैं, कैसे लिखते हैं देखो, इसको लिखने का तरीका होता है F21, कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं इसको, F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर, अब ये जो R21 है ना इसका हो जाता है क्यूब, और यहाँ पे जो R21 है ये पूरा
वेक्टर आ जाता है, ठीक है, मतलब यूनिट वेक्टर की वैल्यू रख दी हमने, ठीक है। यूनिट वेक्टर R21 क्या था, R21 यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या थी, R21 वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड था ना, R21 ये मैग्नीट्यूड था, ठीक है। तो ये R21 की यूनिट वेक्टर की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई, ठीक है, फोर्स की। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं, इसको लिखने का तरीका ये भी होता है, कूलम्स लॉ। तो ये तो हो गया कूलम्स लॉ। अब यहां से तुम क्या कर सकते हो, एक चार्ज की डेफिनेशन भी निकाल सकते हो। 1 कूलम चार्ज की डेफिनेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो हमने यहाँ पर क्या है, F इक्वल्स टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लो मेरे पे 1 कूलम के चार्ज हैं, ठीक है, 1 कूलम के 2 चार्ज हैं जो कि 1 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो F क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ इंटू 1 × 1 ओवर 1 स्क्वायर। तो F क्या आ जाएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन, ये आ जाएगा 9 न्यूटन, ये आ जाएगा, ठीक है। तो 1 कूलम की डेफिनेशन क्या हो गई, 1 कूलम चार्ज क्या होता है, 1 कूलम चार्ज is the charge when placed 1 meter apart, they experience a force, ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, 1 कूलम चार्ज की डेफिनेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज वैसे एक्चुअली बहुत बड़ी यूनिट है, 1 कूलम चार्ज बहुत ज्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट के लिए 1 मिली कूलम, 1 माइक्रो कूलम, इन यूनिट्स का यूज करते हैं, ठीक है। 1 मिली कूलम, 1 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो कैसे, अब लास्ट में मैंने बोला था कि स्टोरी बताऊंगा, स्टोरी बताने के लिए क्या था, देखो जब कूलम्स ना दो चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स नाप रहे थे, तो उनको पता नहीं था कि चार्ज कैसे चार्ज नापना है, ठीक है। उनको पता नहीं था हमने कैसे चार्ज कैसे नापना है, क्योंकि चार्ज नापने का कोई तरीका था नहीं था। तो उनने क्या करा, देखो सपोज अगर उनने लिया, ये एक स्फीयर लिया ना, इस पर उनने कहा क्यू चार्ज है, ठीक है। तो उनने कहा ये क्यू चार्ज है, ठीक हो गया, इस स्फीयर पे क्यू चार्ज है। उनने क्या किया, इसी साइज का एक स्फीयर लिया, लेकिन वो अनचार्ज लिया, मतलब कि इसी साइज का एक स्फीयर लिया, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं लिया। फिर उन्होंने क्या करा, आपस में इन दोनों स्फीयर को टच करवा दिया, ठीक है, दोनों स्फीयर को टच करवा दिया। तो टच करवाने के बाद ना बाय सिमेट्री जो दोनों स्फीयर थे उनके पास क्या होता है, कितना चार्ज आ जाएगा, Q/2 और Q/2। अब उनको पता चल गया कि दोनों स्फीयर के पास कितना चार्ज है, Q/2 और Q/2। अब उन्होंने क्या करा, इसके बाद उन्होंने इसके बीच की डिस्टेंस नापी R, फिर इनके बीच का फोर्स नाप लिया। फोर्स नापने के लिए उनके पास टॉरिजन बैलेंस था शायद से, उस बैलेंस की हेल्प से उन्होंने इनके बीच का फोर्स नापा। एक बार फोर्स पता चल गया तुम्हें, डिस्टेंस पता चल गई, 1/r² पता चल गया, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हें पता है, और Q/2 × Q/2 ये पता है। तो यहां से तुम क्या कर सकते हो, Q की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस तरीके से उन्होंने चार्ज की वैल्यू निकाली, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और लिंक में मैंने अपनी और वीडियोस का भी डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो वहां से प्लीज मेरी और वीडियोस को भी लाइक करें, और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगला कौन सा टॉपिक होना चाहिए जिस पे भी कि मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।